बच्चों ध्यान दो सभी। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बिलियन या सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम लिखिए बेटा, सॉल्यूशन। बिलियन। अब आपको सॉल्यूशन या बिलियन के सभी बच्चों को डेफिनेशन याद है, क्योंकि ये 6th क्लास से ही चैप्टर आ जाता है। थोड़ा इसमें यहाँ पर डिटेल लेने वाले हैं हम, जो कि आईआईटी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से डिटेल स्टार्ट करना है। बिलियन की या सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more components या substances is known as solution। तो बेटा बिलियन किसे बोलते हैं हम? दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बात क्लियर? मतलब यह है, यहां पे अब एक बात समझने की है सबसे बेस्ट, होमोजीनियस, समांगी। तो ये होमोजीनियस क्या होता है? इसको हम दो या तीन तरीके से समझ सकते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से। पहला तो यही है, होमोजीनियस का मतलब समांगी, समान है अंग जिसके समांगी, समान है अंग जिसके समांगी कहलाएगा। और होमोजीनियस, होमो मींस सेम, जीनियस यानी फेज या मिक्सचर, इसको बोलते हैं कि द मिक्सचर with single phase is homogeneous। अब यहां पे आपने देखा कि ऐसा मिश्रण जिसमें केवल एक प्रावस्था हो, वह मिश्रण जिसमें केवल एक प्रावस्था हो, अवस्था नहीं प्रावस्था हो, समांगी होता है, समांगी होता है। अब समझना मेरी बात बेटा, यहां फेज लिखा है मैंने, प्रावस्था लिखा है, स्टेट नहीं लिखा, स्टेट ऑफ मैटर, अवस्था नहीं लिखा, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट लिखता तो मैं यहाँ अवस्था लिखता, फेज लिखा इसका मतलब प्रावस्था लिखा। इस प्रावस्था में और अवस्था में, फेज में और स्टेट में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, ये मेन चीज यहाँ समझने लायक बात है। बात क्लियर? क्या समझने लायक बात है? तो ऐसा मिश्रण जिसमें एक फेज हो, एक प्रावस्था हो, उसको हम समांगी कहते हैं, होमोजीनियस कहते हैं। इस बात को समझते हैं, या एक प्रावस्था हो, यानी एक प्रावस्था हो, एक स्टेट हो, नहीं सॉरी, एक स्टेट ना हो, एक फेज हो। स्टेट में और फेज में अंतर समझते हैं। देखो बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखें, आपने एक बार वाटर लिया, क्या लिया? वाटर। जब पानी लिया, उसमें शुगर मिला दिया तो शुगर नीचे जाके गिर गया, शुगर ऐड कर दिया और कुछ देर तक रखा रहने दिया। और फाइनली बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वापस वाटर बचा और शुगर डिसअपियर होकर के सभी जगह इसमें डिजोल्व हो गया। शुगर क्या हो गया बेटा? इसमें डिजोल्व हो गया। तो इसमें शुगर कहीं भी सॉलिड, शुगर था आपका सॉलिड, वाटर था लिक्विड, और फाइनली शुगर सॉलिड डिसअपियर हो गया।
तो ओनली क्या है, लिक्विड स्टेट बची, लिक्विड। तो पहले क्या थे, दो स्टेट थी, सॉलिड थी और लिक्विड थी, और लास्ट में फाइनली सिंगल स्टेट रही। स्टेट एक होनी चाहिए पहली चीज, तो स्टेट के अंदर फेज भी एक होनी चाहिए, तब होमोजीनियस माना जाए। तो होमोजीनियस हो गया लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट। अब यहां पे आप देखिए, वाटर लिया, वाटर, किसी बच्चे ने क्या किया, दूसरे कंटेनर से इसमें ऑयल मिला दिया। क्या मिला दिया, ऑयल मिला दिया। यहां से ऑयल गिरा दिया, इसमें क्या गिरा दिया, ऑयल। और थोड़ी देर बाद आपने देखा कि वाटर एक सेपरेट लेयर में आ गया और एक ऑयल सेपरेट लेयर में आ गया। ऑयल ऊपर, इसके ऊपर तैरने लगा हल्का होने से। ऑयली, ऑयली फेज के लिए प्रावस्था, वाटरी फेज एक्वस, एक्वस फेज जलीय प्रावस्था। आपको बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, यहाँ स्टेट तो एक है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। ऑयल भी लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है, पानी भी लिक्विड स्टेट है, द्रव अवस्था है, लेकिन दोनों एक से नहीं है, दोनों की फेज अलग अलग है, प्रावस्था अलग अलग है। मतलब अवस्था के अंदर प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, और प्रावस्थाएं भी सेम होनी चाहिए, तब होमोजीनियस माना जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं, बात समझ में आ रही? तो ये बेटा ऊपर जो बना वो मिक्सचर है, वो होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि वाटर लिक्विड था, शुगर आपका सॉलिड था, थोड़ी देर बाद डिसअपियर होकर के सॉलिड गायब होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सिंगल फेज में चला गया, वो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, लेकिन दोनों एक से होमोजिनाइज हो गए बिल्कुल। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया ये, होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब वाटर का और शुगर का जो मिक्सचर बना वो होमोजीनियस मिक्सचर बना है, तो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन ऑयल का और वाटर का जो मिक्सचर बना है वो सिंगल स्टेट तो है, सिंगल फेज नहीं है। ऑयली फेज और वाटरी फेज, एक्वस फेज अलग अलग हैं। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। कैसा बन गया ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ? बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ऑयल का और वाटर का मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पहचानना सीख जाओ। उसका एक ही तरीका है, स्टेट समान हो सकती है मिक्सचर में, लेकिन फेजेस समान होंगे तभी होमोजीनियस मानेंगे, फेजेस समान नहीं होंगे तो हेट्रोजीनियस माना जाएगा। प्रावस्थाएं भी समान होनी चाहिए। पहला बात क्लियर। दूसरा तरीका ये था, अच्छा वाटर और ऑयल दोनों आपस में मिक्सअप हुए, अलग अलग रहे? अलग अलग रहे, पूरी तरह मिक्स नहीं हुए। और इसमें वाटर के अंदर शुगर क्या बिल्कुल इक्वल, यूनिफॉर्मली, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दूसरा पहचानने का तरीका यहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी आप नोट करेंगे। इन होमोजीनियस मिक्सचर, homogeneous mixture, the distribution of component, distribution of components is uniform or evenly। मतलब समांगी मिश्रण में पदार्थों का, समांगी मिश्रण में पदार्थों का वितरण जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा शुगर घुल गया और कहीं कम शुगर घुल गया। आपने पिछले एग्जाम्पल में शुगर घोला था तो सब जगह शुगर बराबर डिजोल्व हुआ है। ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ कम शुगर डिजोल्व और नीचे की तरफ ज्यादा शुगर डिजोल्व,
ऊपर से सॉल्यूशन लें तो ज्यादा कम मीठा लगेगा और नीचे से सॉल्यूशन लेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। एक समान रूप से वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर की दूसरी पहचान क्या हुई? डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। यदि दो चीजों को मिलाया जाए और मिक्सचर बने तो मिक्सचर पूरी तरह से आपस में मिक्सअप ऐसे तरीके से हो जाए कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म हो, इवनली हो, मतलब एक समान रूप से वितरण हो पदार्थों का आपस में मिक्सिंग के दौरान। इसका मतलब वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो बात क्लियर हुई बेटा? तो आप बार बार बोल के याद कर लें, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का तात्पर्य है कि जिसमें केवल एक फेज हो तो वो समांगी है, या फिर जिसमें पदार्थों का वितरण एक समान रूप से हो तो वो समांगी है। जिसमें एक से ज्यादा प्रावस्थाएं या फेजेज पाई जाती हो, इसका मतलब वो विषमांगी है। जिसमें एक समान रूप से वितरण ना हो वो विषमांगी है। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण में ट्रू सॉल्यूशन आते हैं। अब क्या आते हैं बेटा? एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल बताइए बेटा। एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर बोलो बेटा, क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस, सत्य विलयन। कौन से विलयन? सत्य विलयन। और एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का भी एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। बोलिए, एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन तो इसमें फॉल्स सॉल्यूशन नहीं, आप फॉल्स सॉल्यूशन ना बोल के उनको बोलेंगे कॉलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। एक और एग्जांपल है इसमें सस्पेंशन एंड सस्पेंशन, निलंबन, निलंबन। कोलाइडी विलयन और सस्पेंशन किसका एग्जांपल है बेटा? सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। समांगी मिश्रण के उदाहरण, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण एग्जांपल कौन कौन है? ट्रू सॉल्यूशंस कई वैरायटी होते हैं, 8-9 तरीके के अभी बताऊंगा मैं। और हेट्रोजीनियस या विषमांगी, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण कौन कौन से हैं बेटा? तो कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बात क्लियर है? अब इसके कंपोनेंट के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। विलयन के कितने कंपोनेंट होते हैं? कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं विलयन सॉल्यूशन के? बोलो बेटा। 2, विलय तथा विलायक। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट विलय, सॉल्वेंट विलायक। तो ये सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स हैं। The homogeneous mixture of solute and solvent is known as the solution. The homogeneous mixture of solute and solvent is known as the solution. तो इस तरह भी डिफाइन कर पाते हैं। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलय और विलायक के मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इस तरह भी परिभाषा दी जाती है। इसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है? व्हाट इज सॉल्यूट? विलय, सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? बोलो बेटा, विलय क्या होता है? वह पदार्थ जो घुलता है। सिंपल डेफिनेशन तो यही है, द सब्सटेंस टू बी डिजॉल्व्ड, वह पदार्थ जिसको घोला जाता है, वह पदार्थ जिसको घोला जाता है। एक बात ध्यान देना बेटा, कितना ही कमजोर बच्चा हो
उसको भी समझा के रहूंगा, छोटी छोटी बातें, ठीक है। इंटेलिजेंट को तो अपने आप आएगा ही समझ में, आना पड़ेगा। द सब्सटेंस टू बी डिजॉल्व, वह पदार्थ जिसको घोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा उसको? सॉल्यूट या विलेय बोलते हैं। या फिर दूसरे तरीके से, द सब्सटेंस which is generally in a smaller amount, वह पदार्थ जो सामान्यतः कम मात्रा में पाया जाता है, क्या कहलाता है बेटा? विलेय कहलाता। बात क्लियर? इसको भी दो तरीके से आप समझ सकते, पहला मात्रा से और दूसरा घोलने और घुलने से। तो द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्यूट, और द सब्सटेंस विच इज इन स्मॉलर अमाउंट, जो कि कम मात्रा में है, विलेय कहलाता है। बात क्लियर बेटा? वैसे ही आप इसी के बारे में आगे बात कर सकते हैं, तो वो है विलायक। सॉल्वेंट, the substance in which other substance is dissolved, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ को घोला जाता है, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थ को घोला जाता है, विलायक कहलाता है। या और दूसरा जो है बात करें तो the substance in larger amount or in more amount, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में है, हो, विलायक कहलाता है। विलेय और विलायक का एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 10% NaCl का जलीय विलयन। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन है, लेट या 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ये आपका एग्जांपल है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेट वी हैव 100 ग्राम सब्सटेंस या सॉल्यूशन। माना हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, लेट वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो उसमें 10% क्या है और बाकी बचा 90% क्या है, ये आपको पहचान गए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचान गए। देखिए 10% NaCl है, तो मतलब इसके 100 ग्राम के अंदर 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम वाटर, एक्वस मतलब वाटर। तो बताओ कौन कम अमाउंट में है, कौन ज्यादा अमाउंट में है? NaCl कम अमाउंट में है, वो सॉल्यूट है या विलेय है? बात क्लियर है? और वाटर ज्यादा अमाउंट में है, वो सॉल्वेंट है और विलायक है। क्या बेटा? सॉल्वेंट है या विलायक है? तो एक तो अमाउंट से ऐसे पहचान लिया। या दूसरा तरीका यह है कि जल में NaCl को डिजोल्व किया जाता है, वाटर में NaCl को डिजोल्व किया जाता है, इसका मतलब वाटर सॉल्वेंट हो गया और NaCl को डिजोल्व किया जाता है, तो NaCl सॉल्यूट हो गया, विलेय हो गया। इस तरह से ये बात, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। कुछ
हम अपने डेली लाइफ में हमारे आसपास मैक्सिमम प्रोसेसेस क्या है, सॉल्यूशंस के अंदर ही देखते हैं। हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं बेटा, मैक्सिमम प्रोसेसेस कहां देखते हैं, सॉल्यूशंस के अंदर। भले ही हमें पता हो या ना हो, सब्जी बनानी है तो पानी में उबालना होता है, या फिर आपको रोटी बनानी है तो उसमें पहले पानी मिलाना होता है, मिक्सचर तैयार करना होता है, चाहे वो होमोजीनस हो या हेट्रोजीनस हो, मिक्सचर जरूर है। तो हमारे डेली लाइफ में हम आसपास ज्यादातर जो देखते हैं जनरली तो मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशन हो या ना हो मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हम अपने आसपास प्योर सब्सटेंस देखते हैं ज्यादातर या फिर मिक्सचर देखते हैं, मिक्सचर्स देखते हैं। आजकल तो मानव ने बहुत या ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया, जिससे कुछ चीजों को हम प्योर फॉर्म में भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे एल्यूमिनियम, आयरन, तो ये प्योर मटेरियल्स हो जाते हैं, ये मेटल्स हैं। फिर ये पूरी तरह प्योर नहीं होते, क्योंकि आयरन को स्टील वर्जन में लाते हैं, और स्टील क्या है, एलॉय है, और एलॉय क्या है, मिक्सचर है, मिश्र धातु है, और वो मिक्सचर है। तो प्योर मटेरियल बहुत कम मिलते हैं हमको, ठीक है। ज्यादातर हम मिक्सचर्स ही देखते हैं। अब मिक्सचर्स में भी कौन सी फॉर्म में ज्यादा देखते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो ज्यादातर प्रोसेस नेचर के अंदर होती है वो सॉल्यूशंस में होती है जनरली। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर के अंदर भी मैक्सिमम प्रोसेसेस जो होती हैं किसी ना किसी फॉर्म में लिक्विड के अंदर ही होती हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशंस की ही स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम सॉल्यूशन न होकर के लिक्विड सॉल्यूशंस होता तो और ज्यादा बेटर होता। क्यों, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशंस का स्टडी किया जाएगा। तो हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर कौन से सॉल्यूशंस का सामना करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस का। और ज्यादातर प्रोसेस किसमें होती है, लिक्विड सॉल्यूशंस में। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें तो ब्लड के अंदर हमने श्वास लिया, अब जो ऑक्सीजन लंग्स में से कहां पहुंच गई है, ब्लड के अंदर। ब्लड इसको सर्कुलेट करके कहां भेजेगा, पूरी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। मतलब ये प्रोसेस भी कौन की हेल्प से हुई, लिक्विड सॉल्यूशन की हेल्प से हुई। बात क्लियर। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, जैसे कि लिक्विड सॉल्यूशंस के एग्जांपल बताओ। एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, तो जो ड्रिप चढ़ाते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन में, ड्रग विलेन, ड्रग विलेन के कोई दो एग्जांपल बताइए बेटा। एग्जांपल है इंट्रावेनस इंजेक्शन कंटेंस 0.9% saline aqueous solution। मतलब अंत, इंट्रा अंत है, वेनस सिरी है। सिराओं में जो इंजेक्शन दिया जाता है, एक तो मसल्स होता है इंट्रामस्कुलर, मसल्स में देते हैं इंजेक्शन, और एक होता है वेन के अंदर, नस ढूंढ के दिया जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो वेन में लगाया जाता है वो इंजेक्शन, वो क्या होता है, 0.9% सैलाइन सोल्यूशन होता है। अंतःशरीय इंजेक्शन, इंजेक्शन में 0.9% 0.9% सैलाइन, सैलाइन मतलब लवणीय, जलीय विलेन होता है, लवणीय जलीय विलेन होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस जो इंट्रावेनस इंजेक्शन की कंसंट्रेशन या सांद्रता है तो हमारे अंदर के खून की सांद्रता से मैच कराई जाती है। यदि अलग सांद्रता का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा या अलग सांद्रता की बोतल या ड्रिप चढ़ा दी जाएगी तो उससे क्या होगा पता है, या तो अपने जो है आरबीसी सिकुड़ जाएंगी या आरबीसी फैल जाएंगी। एक तरह से हो सकता है, उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। याद रख लेना बेटा, ये परसेंटेज आपको याद करना होता है। और भी कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको पता होगा, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड का 3.5%
बिलियन। वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल, कॉमर्शियल। विरंजक यानी कि ब्लीचिंग एजेंट, विरंजक, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं, के रूप में उपयोग करते हैं। बात समझ में आई बेटा? क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO, फॉर्मूला याद कर लेना। इसका 3.5% या उससे ज्यादा सांद्रता का जलीय विलयन कॉमर्शियल ब्लीच के रूप में यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि NaClO 3.5% सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, aqueous solution is used as commercial bleach, commercial bleach। ऐसे ही हम बात करें और भी सॉल्यूशन की, तो NaF सोडियम फ्लोराइड को हम रेड पॉइजन की तरह यूज करते हैं, रेड पॉइजन। अब सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल बताओ बेटा। मैं सारे वो एग्जाम्पल बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं आपको, जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक बात ध्यान रखना, इधर उधर से कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये सभी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल हैं और उसी के डाटा के साथ दे रहा हूं, ठीक है? तो इनको साथ के साथ रिवाइज करके याद करते चलना है। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशंस का कोई एग्जाम्पल बताओ। जो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन नहीं दिए हो वही एग्जाम्पल आप बताने होंगे। याद है कोई बेटा एग्जाम्पल याद आए? अभी कुछ बच्चों ने तो अभी 12th पास किया, सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया है, याद होगा। चलो ध्यान दो, सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन। इसमें मैंने पहले ही बताया, सॉलिड में सॉलिड का मिक्सचर होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये मिश्र धातुएं या मिक्स एलॉयज एग्जाम्पल है इसका, मिश्र धातुएं। कौन सा एग्जाम्पल है? एलॉयज। अब कोई एक दो एग्जाम्पल एलॉयज के भी बता दें बेटा। किसके एग्जाम्पल बताने हैं? एलॉयज के। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है, एक तो है ब्रास, एक है ब्रॉन्ज, ब्रास ब्रॉन्ज, और एक है आपका एग्जाम्पल जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। ये तीनों जो एलॉयज हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा? कॉपर के एलॉयज हैं। कॉपर तो तीनों में होता है, कॉपर कॉपर कॉपर, क्यूप्रम क्यूप्रम क्यूप्रम, Cu Cu Cu, तीनों में कॉपर होता है। इनके कंपोजिशन में कॉपर जरूर होता है। अब ब्रास में एस आ गया तो इधर एस मत लिखना, यहाँ पे इसमें जेड आ गया तो इधर जेड मत लिखना, ध्यान देना, अपने आप याद हो जाएगा। इसका कंपोजिशन क्या है ब्रास का और ब्रॉन्ज का? ब्रास का कंपोजिशन है Zn और इसका है Sn, उल्टा है। इसमें S आ गया तो यहाँ S न लेकर के इधर S लिया, इसमें Z आ गया तो यहाँ Z न लेकर के ऊपर Z लिया। जिंक याद हो गया। ब्रॉन्ज में Sn आएगा, ब्रास में Zn आएगा, और कॉपर तो सब में कॉमन है। तो इस तरह है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। एक को बोलते हैं हम पीतल और एक को बोलते हैं कांस्य, पीतल एंड कांस्य। तो कॉपर को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग? तांबा, ताम्र। कॉपर को बोलते हैं बेटा हम क्या? तांबा। और पीतल ब्रास, ब्रॉन्ज कांस्य। जर्मन सिल्वर को तो जर्मन चांदी या जर्मन सिल्वर ही कहेंगे, जैसा नाम से पता चल रहा है, जर्मन चांदी। तो इसमें याद रखना, क्यों जानी, क्यों जानी, क्यों मतलब Cu,
ZnNi, जिंक और निकल। क्यों जानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। हो गया याद। क्या क्या, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर तीनों कॉपर के होते हैं। कॉपर इसमें, ब्रास में कॉपर एंड जिंक, क्योंकि यहाँ एस है तो इधर एस नहीं लेना, इधर जेड लेना है। और ब्रॉन्ज में जेड है तो इधर जेड नहीं लेना, यहाँ एस लेना है। तो एस इसका, जेड इसके पास, इसका एस इसके पास। आसानी से याद हो गया। कंपोजिशन में गलती होती है बेटा, इस गलती को हटाना ही मेरा मेन उद्देश्य था इस चैप्टर के अंदर, अभी इस लेक्चर के अंदर। बात समझ में आ रही है। और जर्मन सिल्वर के लिए तो शॉर्ट ट्रिक याद हो ही गई है। क्या, क्यों जानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। तो क्यों जाननी, क्यों जानी, क्यों ZnNi, क्यों जानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ये अपने एग्जाम्पल हुए बेटा। अब लिखें हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। या सॉल्यूशंस कर दो तो विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार बताने के लिए हम कई तरीके यूज करते हैं। जैसे पहला तरीका, नंबर ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन दी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ याद रखो। क्या रखो पहले तो याद, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर। कौन के आधार पर, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर, अवयवों की संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर प्रकार। जैसे द्विअंगी, त्रिअंगी, बाइनरी, टर्नरी सॉल्यूशंस एटसेट्रा। अभी इनके डिटेल करेंगे बेटा। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पर सॉल्यूशन के टाइप। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, सांद्रता के आधार पर, विलयनों के प्रकार सांद्रता के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, डाइल्यूट कंसंट्रेटर हो गया। अब होना है आपके ऑन द बेसिस ऑफ solubility, solubility and solubility KSP, solubility product, on the basis of solubility, comma, solubility product and ionic product. तो विलेयता, विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी S, कॉमा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल KSP एंड एवं आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल KIP, आयनिक प्रोडक्ट। इनके भी यहाँ पर भी बेटा सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, ये भी आएगा। फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ states, states of solution, विलयन की अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर
जैसे कि ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। तो विलयन की अवस्था के आधार पर भी क्लासिफाई करेंगे। इस तरह से ये विलयनों के प्रकार होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए बेटा, क्या इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इनमें। जैसे क्योंकि प्रकार को करने से पहले अभी तक आज तक हमने जो अभी स्टडी किया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है, लिखिए। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन पोटेबल वाटर और या फिर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर is the concentration of fluoride ion in potable water or drinking water which prevents tooth decay is the, अब ये चार ऑप्शन है बेटा, ए, बी, सी, डी। 0.1 ppm, 1 ppm, 10 ppm, पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका है। कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, 100 ppm। अभी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे उनमें ये डिटेल में हो जाएगा पीपीएम का फुल फॉर्म, पार्ट्स पर मिलियन। तो सॉल्यूशन है बेटा इसका, या पहले हिंदी में समझ लें कुछ बच्चे जो है हिंदी मीडियम के अपने, कि पीने वाले जल में या घड़े के जो जल में कितना फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होना चाहिए जिससे कि दांतों का क्षय या दंत क्षय, टूथ डिके रुक जाए या टूथ डिके को रोकता है, कितना सांद्रता होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन ये हाल है बेटा, फ्लोराइड आयन माइनस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को शो करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट भी है, एफ माइनस का कंसंट्रेशन इन पोर्टेबल वाटर, इन पोर्टेबल वाटर यानी घड़े में भरने के जो वाटर होता है घरों में यूज करते हैं पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें बेटा 1.1 to 1.5 ppm होता है। 1 ppm से 1.5 ppm। इसमें बताओ कौन सा टच कर रहा है? 1.5 से 1.1 से 1.5 ppm तक इसका कंसंट्रेशन परमिसिबल है। मतलब 1 ppm से 1.5 ppm के बीच में फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन होता है तो अच्छा माना जाता है। इससे कम भी बेकार है, इससे ज्यादा भी बेकार है। तो 1 ppm मैच कर गया बेटा इसमें। 1 ppm से कम है तो टूथ डिके, 1.5 ppm से ज्यादा है तो ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ डिजीज हो जाती है। मतलब ये दो तरह की बीमारियां क्रिएट करता है। एफ माइनस, एफ concentration of fluoride ion is greater than 1.5 ppm और दूसरा if concentration of fluoride ion is less than 1 ppm। तो दोनों केस में बेटा बीमारियां हो जाती है दांतों की, दांतों की डिजीज होती है। कम कंसंट्रेशन है 1 ppm से कम, बोलते हैं इसको टूथ डिके होने लग जाता, टूथ डिके, दंत क्षय, दंत क्षरण, दंत क्षय या दंत क्षरण, दांतों का टूटकर गिरना, टुकड़े होकर के क्षय होना। और 1.5 ppm से जाता है, ज्यादा है, ब्राउन मॉटलिंग, मॉटलिंग ऑफ टीथ, दांतों का भुरभुरापन, दांतों का पीला सा पड़ना, भूरा हो जाना, दांतों का भुरभुरापन। तो ये बेटा याद रख लेना,
क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी। अब कंसंट्रेशन जब टर्म आया, जैसे 10%, 2%, ये भी कंसंट्रेशन था। ppm, ppb, ये भी कंसंट्रेशन का टर्म है। तो कंसंट्रेशन कितने तरीके से शो की जाती है? दूसरा क्वेश्चन यही बना लो। सांद्रता पदों या कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स को कितने प्रकार से दर्शाते हैं? सांद्रता पदों को कितने प्रकार से दर्शाते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स में भी सांद्रता पद कितने प्रकार के हो सकते हैं? बोलो बेटा, सांद्रता पद कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, B, 3, C, मैनी, कई, डी अनंत। इनफाइनाइट। बोलो बेटा, कितने टाइप के हो सकते हैं सांद्रता पद? अनंत तो हो नहीं सकते, और मैंने बोला कई टाइप के होते हैं। 2, 3, और 3 तो हम जानते ही हैं, लेकिन 3 से भी ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। इसका आंसर कई हो गया। कितना? कई। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में we generally encounter with दैनिक जीवन में कॉमा हम सामान्यतः के संपर्क में आते हैं, निम्नलिखित में के संपर्क में आते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके संपर्क में आते हैं? संपर्क में आते हैं। ए, शुद्ध पदार्थों प्योर सब्सटेंस, बी मिक्सचर्स मिश्रण, सी दोनों बोथ मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, डी नन कोई नहीं। तो बेटा हम दिमाग में यही आता है कि दोनों उत्तर आना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं आता। हम जनरली मिश्रण के संपर्क में आते हैं। हमें वाणिज्यिक रूप से या कॉमर्शियल रूप से जो शुद्ध पदार्थ माने जाते हैं वो भी शुद्ध नहीं होते। हम जिस जल को शुद्ध जल कहते हैं वो भी मिनरल वाटर होता है, उसके अंदर भी मिनरल्स घुले होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर ऐसा नजर आएगा जैसे दोनों जनरली शुद्ध पदार्थ हम वाणिज्यिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर जिसको हम शुद्ध बोलते हैं वो शुद्ध नहीं होता। जैसे शुद्ध तेल बोला किसी ने, तो शुद्ध ऑयल नहीं होता पूरा, उसके अंदर कुछ विटामिन भी होते हैं, फैट सॉल्युबल मटेरियल होते हैं, तो शुद्ध नहीं। जैसे शुद्ध जूस आ गया, तो जूस बेटा शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें कुछ कई सारे मटेरियल हैं, खट्टापन के लिए कोई तो शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो उसमें सेंस ये है कि कई जो चीजें होनी चाहिए उनका मिक्सचर है, उनके अलावा अशुद्धि नहीं है। पहले से मिक्सचर जरूर है। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? मिश्रण रहेगा। इसी तरह से आज हमारा इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है।
इसमें सॉल्यूशंस के कई एग्जांपल्स जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद किए हैं और कुछ कंसेप्ट को हमने थोड़ा ध्यान से समझा है, जैसे कि होमोजीनस क्या होता है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ का यहाँ पे सेंस होता है कि शुद्ध लोहा तो शुद्ध लोहा, न कि स्टील भी नहीं चलेगा, शुद्ध स्टील मान लेंगे। तो स्टील में तो 3 कंपोनेंट है, तो वाणिज्यिक तौर पर जो शुद्धता होती है वो अलग तरीके की होती है, केमिकल तौर पर जो शुद्धता होती है वो अलग तरीके की होती है। इस तरह के 2-3 कंसेप्ट भी हम समझ पाए हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर विराम देते हैं और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में कल ही। थैंक यू बेटा।